नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, नोटिफिकेशन जीआरएस के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसा ही टॉपिक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में जो कोरम होता है मैनेजिंग कमेटी के लिए या वहां की मैनेजिंग कमेटी के लिए जो स्ट्रेंथ होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। बहुत सारी मैनेजिंग कमेटी को, बहुत सारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को, सेक्रेटरी को, चेयरमैन को या वहां के सोसाइटी के मेंबर्स को इस बारे में डाउट रहता है कहीं पे सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व होगी या नहीं होगी। तो बहुत सारे डाउट्स हमें से रहते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है द जनरल प्रोविजंस फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी फॉर कोरम। ये सेक्शन 154(22) में दिया गया है, जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है। उसमें जो अमेंडमेंट किया गया वो 23 जुलाई 2019 को एप्लीकेबल हो गया, वो इम्प्लीमेंट हो गया और पूरी महाराष्ट्र में सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, तो उसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं उसको 4 लाइन का वो है, उसको हम तोड़ के उसको हम डिवीजन कर करके समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली वो समझ में आएगा। तो क्या है वो प्रोविजन 154(b)(22) में क्या दिया गया है। टिल द टाइम, जब तक, ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी आर नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द रिजर्व कैटेगरी मतलब SC/ST के लिए 1 सीट है, ठीक है, OBC के लिए 1 सीट है, NT, VJ और SBC नोमैडिक ट्राइब, विमुक्त जाति या स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए 1 सीट है। तो कितने सीट्स हो गए, ये 3 सीट्स हो गए। और वुमेन कैटेगरी के लिए, औरतों के लिए, लेडीज के लिए 2 सीट रिजर्व है। तो टोटल सीट ये रिजर्व कैटेगरी में कितने हो गए, तो ये 5 हो गए। ठीक है, टिल द टाइम मतलब जब तक द मेंबर्स ऑफ द रिजर्व कैटेगरी आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे ये टिल द टाइम का मतलब ये 2.5 साल से पहले भी हो सकता है, 2.5 साल के बाद में भी हो सकता है। विद इन दी टोटल टेन्योर ऑफ द कमिटी मेंबर्स ये 5 साल के अंदर हो सकता है। जब तक आपके पास ये 500 रिजर्व सीट्स अवेलेबल नहीं है या कोई इंडिविजुअल रिजर्व सीट्स अवेलेबल नहीं है, जो भी रिजर्व सीट अवेलेबल नहीं है, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 और टोटल मैक्सिमम 5 है तो 5। ठीक है, और इलेक्टेड टू फिल द रिजर्व सीट्स। अब यहाँ पे इलेक्टेड के बारे में हम बोल रहे हैं कि जब प्रोविजनल कमेटी के बाद नॉर्मल सोसाइटी का इलेक्शन होता है या सोसाइटी के इलेक्शन, ऑलरेडी 5 साल की कमेटी है, उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है जहां पे ये 5 सीट फिलअप करने की जरूरत है और वहां पे आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है या आपके पास वुमेन कैंडिडेट्स ही है, बाकी के 3 कैंडिडेट्स नहीं है। ठीक है, उसके लिए ये बोला जा रहा है। तो टिल द टाइम द मेंबर्स ऑफ द रिजर्व कैटेगरी मतलब 1, 2, 3, 4 या 5, ठीक है, आर नॉट अवेलेबल, नहीं है, और इलेक्टेड। ठीक है, जहां पे आप इसकी बात कर रहे हो सकता है आप यहाँ पे को ऑप्शन में फिलअप कर रहे हो या फिर आप इलेक्शन से फिलअप कर रहे हो। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी के लिए जो भी सर्कुलर है, जो भी नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप फिलअप करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप इलेक्शन कर रहे हो, चाहे वो 2.5 साल से पहले या 2.5 साल के बाद या 5 साल के अंदर किसी भी टाइम में। सो और इलेक्टेड टू दी रिजर्व सीट्स, 2.5 साल से पहले अगर आपके पास वैकेंसी है तो उसका इलेक्शन होगा। अगर आपका कोरम मेंटेन्ड है, सोसाइटी का कोरम मेंटेन है मैनेजिंग कमेटी का, जरूरी नहीं कि आप इलेक्शन करो, मगर 2.5 साल के बाद कोई दो आप को ऑप्शन में ले सकते हो रेस्ट पीरियड के लिए। ठीक है, उससे पहले अगर आपको करना है तो इलेक्शन करना पड़ेगा, आपको 15 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को और कंसर्न रजिस्ट्रार को या DCEO, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर को इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, रिजर्व सीट्स एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 154(b)(20 और 154(b)(20 में क्या बताया हुआ है कि ये 3 सीट्स वैकेंसी है। SC/ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, DT, NT और SBC के लिए, ठीक है, इनके लिए 1 सीट है। तो ये यहाँ पे आपके टोटल सीट्स कितने हो गए, 2 और 1 सीट हो गया आपका OBC के लिए, उसके लिए 1, तो टोटल 3 सीट हो गए। ठीक है, या फिर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 154(b)(20
जिसमें आपको ये 3 सीट मिल गए, या फिर आपको क्या है 154B21 जिसमें ये वुमेन कैटेगरी के बारे में बताया गया कि उनके लिए 2 सीट्स रखे गए हैं। तो ये दोनों आपको और नहीं है, ये एंड है, ठीक है। तो एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 154B20 एंड 154B21, तो टोटल ये हो गए 5 सीट हो गए। सच रिजर्व सीट शैल नॉट बी काउंटेड। सच रिजर्व सीट मतलब जो जिस कैटेगरी के लिए है, वुमेन कैटेगरी के लिए है, SC या ST कैटेगरी के लिए है, या OBC कैटेगरी के लिए है, या NT VJ या SBC कैटेगरी के लिए है, तो सच रिजर्व सीट्स शैल नॉट बी काउंटेड। जहां पे जिसके लिए जितनी वैकेंसी है, हो सकता है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो इसको कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, कोई एक सोसाइटी है जहां पे 100 मेंबर तक की कोई सोसाइटी है, 98 मेंबर्स वहां पे है, ठीक है। तो वहां पे जनरल में 2 होंगे, 2 वुमेन कैटेगरी में आएंगे, SC ST में 1 आ जाएगा, OBC में 1 आ जाएगा, और BJ NT या SBC में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे वुमेन कैटेगरी का है ही नहीं, तो कितना हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी? टोटल जो ये आपका 11 बन रहा है, तो 11 माइनस 2 कितना हो गया? तो आपकी कमिटी का जो स्ट्रेंथ है वो हो गया आपका 9। मान लेते हैं कि SC ST भी नहीं है आपकी सोसाइटी में, OBC भी नहीं है, और BJ NT SBC में जो 1 सीट है उसमें भी नहीं है, तो ये भी इसमें नहीं है, 1 तो टोटल आपका कमेटी का स्ट्रेंथ है 11 माइनस 5, तो कितना हो गया? ये 6 हो गया। तो आपका कोरम वैसे अगर 11 मेंबर की कमेटी है तो ऑलरेडी आपका कोरम 6 है, तो अभी अगर आप ये माइनस कर दे रहे हो, ये है ही नहीं आपके सोसाइटी में, ठीक है, तो आपका कोरम कितना हो रहा है? तो क्या आपका कोरम अभी भी 6 रहेगा? तो आपके जो टोटल इलेक्टिव हो क्या आ रहे हैं 6, और बाकी की कैटेगरी के मेंबर्स ही नहीं है, तो कोरम फॉर द मीटिंग आप बता रहे हो कि 6 है, तो 6 ही आपके इलेक्ट होके आ रहे हैं, और 6 ही आपका कोरम ऑफ द मीटिंग है। एक आदमी नहीं आएगा तो सोसाइटी नहीं चलेगी क्या? कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगा? कोई फंड को सोसाइटी के लोगों के लिए खर्चा नहीं किया जाएगा? तो उस कंडीशन में इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी अभी 6 ही है, और 6 की आपको कोरम निकालनी पड़ेगी। यही बोल रहा है ना, ये चीज जो समझ आ रहा है, इसका मतलब सच रिजर्व सीट्स शैल नॉट बी काउंटेड फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमिटी आपकी क्या है? अगर 100 तक की सोसाइटी है तो अप टू 100 मेंबर सोसाइटी अगर है वो 11 है, तो ये कोरम फॉर द मीटिंग के लिए स्ट्रेंथ अगर ये 11 है, तो ये नंबर जो बोला जा रहा है कि ये 5 भी आपका उसमें काउंटिंग में आएगा, तो ये काउंटिंग में नहीं आएगा, ये बताया जा रहा है। इसका मतलब 11 माइनस 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमिटी अभी 6 होगी, और 6 के हिसाब से कोरम फॉर द मीटिंग शैल बी सिंपल मेजोरिटी। अब बायलॉज में देखोगे क्या लिखा हुआ है? कोरम फॉर द मीटिंग विल बी द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कमिटी मेंबर्स। अब एग्जिस्टिंग कितना है? एग्जिस्टिंग तो आपका 6 है, अब उसका सिंपल मेजोरिटी कितना है? इसका मतलब 6 इंटू 51%, 3 प्लस 1 आप पकड़ लो, 4 हो गया आपका। तो इसका मतलब 4 मेंबर अगर आपकी प्रेजेंट है वहां पे मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में, तो फिर मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग हो जाना चाहिए, रेजोल्यूशन वहां पे पास होना चाहिए, और जो भी जैसा डिसीजन मेकिंग वहां पे होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हो? सच रिजर्व सीट्स शैल नॉट बी काउंटेड, जो है ही नहीं अवेलेबल, जो सोसाइटी के मेंबर्स के अंदर उस कैटेगरी में कोई है ही नहीं, फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था 11, अगर सारे के सारे कैटेगरी के लोग आ जाए, जनरल कैटेगरी भी आ जाए, OBC आ जाए, SC ST NT VJ SBC आ जाए, सब आ जाए, तो ये स्ट्रेंथ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 11 था। फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमिटी में सच रिजर्व सीट्स शैल नॉट बी काउंटेड, तो 11 माइनस आपका 5 हो गया,
तो 6 हो गया। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमेटी भी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमेटी अभी ये 6 है, ठीक है। फॉर कंपोजिशन ऑफ कोरम, अब कंपोजिशन ऑफ कोरम यहाँ पे क्या बताया हुआ था कि आपकी अगर 11 मेंबर की कमेटी है तो ये कोरम फॉर द मीटिंग है 6। तो इस केस में फॉर कंपोजिशन ऑफ द कोरम, ये काउंटिंग, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमेटी मतलब ये 11/6 के लिए काउंटिंग नहीं हो रहा है, जो समझ में आ रहा है टेक्स्ट के हिसाब से। फॉर कंडक्टिंग इट्स मीटिंग, तो आपकी इंटरनल मैनेजिंग कमेटी की जो कम से कम एक बार मीटिंग होनी चाहिए 1 महीने में, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि स्ट्रेंथ अगर इतना है, बायलॉज में दिया गया अगर स्ट्रेंथ 11 है तो आपका कोरम 6 है। मगर अगर आपका स्ट्रेंथ ही 6 है तो आपका कोरम कैसे 6 रहेगा? तब तो मतलब कोई कभी जाएगा नहीं, कोई छुट्टी नहीं जाएगा, कोई कुछ काम के लिए नहीं जाएगा, 6 के 6 मेंबर हो गए, कोई बीमार नहीं होगा, मतलब तो फिर मीटिंग कैसे होगा, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? इसका मतलब 6 का आपने 51% सिंपल मेजोरिटी लेना है, 3 + 1 आप जोड़ लो सिंपल मेजोरिटी के लिए, तो ये 4 हो गया, ठीक है। सच रिजर्व सीट शैल नॉट बी काउंटेड। नाउ इसको पूरा पढ़ते हैं तो पूरा समझ आएगा। सच रिजर्व सीट्स शैल नॉट बी काउंटेड फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमिटी फॉर कंपोजिशन ऑफ कोरम, कोरम के लिए उस स्ट्रेंथ को काउंटिंग नहीं किया जाएगा जो बायलॉज में जैसे वो दिया गया है फॉर्मेट बना के। उसके लिए फिर बायलॉज में क्या लिख दिया गया है कि हाँ सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पे अगर कोरम फॉर द मीटिंग विल बी द सिंपल मेजोरिटी, शैल बी द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कमिटी मेंबर्स। अब जितने आपके एग्जिस्टिंग है, जितने आपके बचे हुए हैं, जितने एक्चुअली इलेक्टेड होके आए हैं, उनका सिंपल मेजोरिटी, तो उनका सिंपल मेजोरिटी तो 6 का आपका सिंपल मेजोरिटी आपने निकाला तो ज्यादा से ज्यादा वो 4 हो रहा है। 4 मेंबर अगर आपकी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में आ जाए तो इसका मतलब वहां पे मीटिंग हो जाना चाहिए, डिसीजन मेकिंग हो जाना चाहिए। तो ये आप बहुत, ये काफी ब्रीफली आज हमने समझने की कोशिश की कि कोरम कैसे काउंट किया जाएगा अगर आपके पास में रिजर्व कैटेगरी नहीं है। क्या सोसाइटी नहीं चलेगी, मैनेजिंग कमेटी नहीं चलेगी? ऐसा नहीं है। जो टेक्स्ट है, जो 154B22 में जो दिया गया है और जो बायलॉज में जो टेबल दिया गया है और एक सिंपल नोटेशन दिया गया है कि कोरम फॉर द मीटिंग शैल बी द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कमिटी मेंबर्स, उससे ये समझ आ रहा है। तो ऐसे ही चीजों के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।